जब बच्चे रोना छोड़ दे तब कहानी शुरू होती है। एक विधुर किसान सड़क किनारे एक परिवार को मिट्टी का घर बनाते हुए देखता है और जो वे कर रहे होते हैं वह उसकी जिंदगी बदल देता है। मैं कच्चे रास्ते से लौट रहा था, तभी अचानक कुछ ऐसा दिखा कि मैंने घोड़े की लगाम जोर से खींच ली। उस तपते सूरज के नीचे भारत के एक सूखे ग्रामीण इलाके में मैंने एक औरत और दो बच्चों को अपने हाथों से मिट्टी का घर बनाने की कोशिश करते देखा, लेकिन वह घर नहीं था, वह बेबसी थी। लड़का मुश्किल से अपने से बड़ा लकड़ी का टुकड़ा उठा पा रहा था। छोटी सी लकड़ी के पास तो सीधे बैठने की भी ताकत नहीं बची हुई थी। और उसी पल मुझे एक सच्चाई ने अंदर तक तोड़ दिया। अगर मैं यूं ही आगे बढ़ जाता तो शायद वह जिंदगी नहीं बचते। उस सुबह मैं हमेशा की तरह सूरज निकलने से पहले ही उठ गया था। 63 साल की उम्र में शरीर 4 बजे के बाद सोना भूल जाता है। मैंने चाय गरम की, पिछली रात की बची हुई 2 सख्त बिस्कुट खाए और पूरब की ओर बने घोड़े बाड़े की तरफ निकल पड़ा। एक बछड़े की टांग घायल थी, उसे देखने जाना था कि अब वह ठीक से खड़ा हो पा रहा है या नहीं। मेरा घोड़ा बिजली धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि उस वक्त तक इंसान को लगता है कि दिन शायद शांत रहेगा, लेकिन 9 बजते बजते धूप इतनी तेज हो जाती है कि होठ सूख जाते हैं और पानी की अहमियत समझ में आ जाती है। मैं चाहूँ तो अपने रोज वाले रास्ते से वापस जा सकता था, लेकिन नहीं गया। कुछ फैसले हम बिना समझे लेते हैं, जिनका मतलब बहुत बाद में समझ आता है। मैंने लगाम दूसरी तरफ मोड़ दी और बिजली ने जैसे सिर घुमाकर पूछा, क्या तुम पक्के हो? मैंने उसके गले पर हाथ फेरते हुए कहा, आज हम इस तरफ से जाएंगे। मेरे खेत के उत्तर की तरफ वाला रास्ता पुराना, संकरा और लाल मिट्टी से भरा था। चारों तरफ बबूल और सूखे पेड़ थे। गर्मियों में वह धूल बन जाता है और सर्दियों में कीचड़। उस दिन वहां सिर्फ धूल ही धूल थी। पहले मैंने दूर एक अजीब सा बवंडर देखा, फिर कुछ हलचल दिखी और फिर मैंने उन्हें साफ देखा। एक औरत घुटनों के बल बैठी थी, टेढ़ी मेढ़ी टहनियों के ढांचे पर गीली मिट्टी चढ़ा रही थी। एक छोटा लड़का भारी लकड़ी उठाए हुए था, उसकी बाहों पर मेहनत के निशान साफ दिख रहे थे। और एक छोटी लड़की जमीन पर बैठी थी, उसके हाथ कोहनी तक मिट्टी से सने थे और उसकी नजरें कहीं खोई हुई थी। वैसी खाली नजरें जो तब आती हैं जब शरीर पूरी तरह हार चुका होता है, लेकिन दिल अभी उसे समझ नहीं पाया होता है। अब मैं धीरे धीरे उनके पास गया ताकि वे डर न जाएं। घोड़े से उतरा और बस इतना कहा, नमस्ते। औरत ने सिर उठाया। वह ज्यादा से ज्यादा 30 साल की रही होगी, लेकिन दुख ने उसके चेहरे पर कई सालों की कहानी लिख दी थी। उसकी सूखी त्वचा, फटे हुए हाथ और थकी हुई आंखें सब कुछ कह रही थी। उसने मुझे ना डर से देखा, ना उम्मीद से, बस ऐसे देखा जैसे अब किसी से कुछ उम्मीद ही नहीं बची हो। नमस्ते, उसने धीरे से जवाब दिया, बस इतना ही। उसने ना पूछा मैं कौन हूँ, ना कुछ समझाया। वह फिर से मिट्टी लगाने लगी, जैसे मैं भी उसका दृश्य का हिस्सा हूँ। सूरज, धूल, एक आदमी और उसका घोड़ा, सब एक जैसा। यह सब मुझे किसी से भी कहानी से ज्यादा समझा गया। करीब जाकर मैंने देखा, जैसा मुझे पहले से अंदाजा था, वह ढांचा गिरने वाला था। मिट्टी ठीक से सूख नहीं रही थी, टहनियां बहुत पतली थीं और उनमें से एक तो वजन के नीचे झुक चुकी थी। लड़के की आंखों में वह गंभीरता थी जो उन बच्चों में होती है जिन्हें बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ा हो। लड़की वह रो भी नहीं रही थी और यही सबसे बुरा था। जब बच्चा रोना छोड़ देता है तो इसका मतलब है कि उसके पास रोने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मैंने पूछा, क्या आप लोग यहाँ रहेंगे? औरत ने काम करते हुए यही जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन यहीं रहना होगा। मैंने चारों ओर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था, न छाया, न घर, न पानी का कोई इंतजाम। वह जगह जैसे दुनिया से भूली हुई थी। सबसे नजदीक मेरा खेत था, जो घोड़े से करीब 20 मिनट दूर था। आपके साथ क्या हुआ? इस बार वह रुकी, अचानक नहीं, जैसे सवाल उसके शरीर तक धीरे धीरे पहुंचा हो। उसने हाथ नीचे किए, गहरी सांस ली और टुकड़ों में अपनी कहानी सुनाने लगी। उसका नाम कात्यायनी था। वह दक्षिण भारत के एक गांव से अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ आई थी। उसका पति 3 दिन के काम के लिए गया था और फिर कभी लौट कर नहीं आया। ना कोई खबर, ना चिट्ठी, ना कोई निशान। कुछ महीनों तक उसने इंतजार किया, फिर उसने इंतजार छोड़कर जीने की कोशिश शुरू कर दी। उसने एक छोटे से कस्बे में टिन की छत
वाले कमरे को किराए पर लिया था। वह सिलाई करती, दूसरों के कपड़े धोती और हफ्ते में 2 बार खाना बेचती थी। कमरे का मालिक उसके पति का रिश्तेदार था। शुरू में उसने तय किए किराया लिया, फिर धीरे धीरे बढ़ाने लगा, फिर गलत समय पर आने लगा और फिर ऐसी बातें करने लगा जिन्हें वह समझते हुए भी अनसुना करती रही। जब उसने साफ मना कर दिया तो उस आदमी ने उसे 1 हफ्ते में घर खाली करने को कह दिया। तय दिन पर वह 2 बोरियों अपने बच्चों और बच्ची खुची चीजों के साथ वहां से निकल गई। उसने सब कुछ एक साथ नहीं बताया। वह रुक रुक कर बोलती रही, लेकिन उसके हाथ लगातार काम करते रहे, जैसे काम रोक देने से दर्द और सच हो जाएगा। मैंने उसे बीच में नहीं टोका। उम्र के साथ इंसान यह समझ जाता है कि कभी कभी लोगों को तुरंत हल नहीं चाहिए होता, उन्हें बस कोई ऐसा चाहिए होता है जो उनकी बात सुनते वक्त उन्हें छोड़कर ना जाए। तभी लुपिता को खांसी आई, सूखी, छोटी लेकिन गहरी खांसी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, एक ऐसा इशारा जो इतनी छोटी बच्ची के लिए बहुत जल्दी सीख लिया गया था। कात्यायनी ने उसे देखा, मैं झुककर उसके सामने बैठ गया। क्या यहाँ दर्द हो रहा है? मैंने अपने सीने को छूते हुए पूछा। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा और धीरे से सिर हिला दिया। मैं खड़ा हुआ और कात्यायनी की ओर देखा। आप लोग यह घर पूरा नहीं कर पाएंगे, उसने भौहें सिकोड़ी, गुस्से में से नहीं, उलझन से। आप मेरे साथ चलिए। उसने कुछ नहीं कहा, ना हाँ ना बस मुझे उसी नज़र से देखती रही जैसे मदद के पीछे छिपी कीमत का इंतजार कर रही हो। वह खामोशी मैं पहले भी देख चुका था, सालों पहले आईने में, जब मेरी पत्नी माधवी गुजर गई थी और मुझे समझ नहीं आता था कि अपने ही घर में सांस कैसे लूं। और मैंने भी उसी धीमी आवाज में कहा था जैसे उसने अब कहा, मैं आपको कैसे चुका पाऊंगी। उसकी बात ने मेरे दिल के एक पुराने कोने को छू लिया। 24 साल की उम्र में मैंने भी यही कहा था जब मैं पहली बार इस इलाके में आया था। फसल बर्बाद, कर्ज बढ़ता हुआ और समझ से ज्यादा अहंकार लिए हुए। तभी एक बुजुर्ग किसान गुमनाम सिंह एक शाम आए। उन्होंने मेरी हालत देखी और कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। मैंने कहा कि मेरे पास लौटाने के लिए कुछ नहीं है। तब उन्होंने बड़े धैर्य से जवाब दिया, मैं तुम्हें उधार नहीं दे रहा बेटा, मैं तुम्हें एक कर्ज सौंप रहा हूँ। किसी ने मेरे लिए भी यही किया था और मैंने वादा किया था कि यह सिलसिला कभी नहीं टूटेगा। वो आदमी सालों बाद गुजर गया। उसके अंतिम संस्कार के दिन मुझे समझ आया कि कुछ एहसान चुकाए नहीं जाते, उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। मैंने कात्यायनी की तरफ देखा, फिर दीगो की तरफ, फिर मैं कांपती हुई बच्ची की ओर। मुझे भी कभी मदद मिली थी, अब मेरी बारी है। सबसे पहले दीगो हिला। बहुत दूर है? उसने पूछा। 20 मिनट, उसने सिर हिलाया, एक ऐसे बच्चे की गंभीरता के साथ जिसे बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ा हो। लुपिता ने मुझे थकान और शक भरी नजर से देखा। मैं फिर झुका। मेरे घर में मुर्गियां हैं, एक बूढ़ी बिल्ली है और एक बहुत घमंडी घोड़ा भी। अगर तुम चुपचाप रहो तो वह तुम्हें छूने भी देगा। वह पूरी तरह नहीं मुस्कुराई, लेकिन उसके होठ का एक कोना हल्का सा हिला। कात्यायनी ने उस टेढ़ी मेढ़ी मिट्टी की दीवार की तरफ देखा। मैं समझ गया वह क्या देख रही थी। वह सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं था, वह उसकी कोशिश का पहला टुकड़ा था जिसे जिंदगी उससे छीन नहीं पाई थी। उसे छोड़ना, खुद का एक हिस्सा छोड़ना था। इसलिए मैं चुप रहा, उसे देखने दिया, शायद अलविदा कहने दिया। तभी लुपिता, फिर खांसी, इस बार ज्यादा तेज। कात्यायनी ने एक पल के लिए आंखें बंद की। जब खोली वह फैसला कर चुकी थी। उसने हाँ नहीं कहा। बस बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया। मैंने बोरे घोड़े पर बांध दिए। दीगो ने बाकी सामान बिना शिकायत उठाया। जाने से पहले मैंने उस मिट्टी की दीवार को आखिरी बार देखा और सोचा, कभी कभी इंसान जो सबसे मुश्किल वक्त में बनाता है वह टिकने के लिए नहीं होता, वह सिर्फ यह दिखाने के लिए होता है कि वह अभी भी कोशिश कर रहा है। मेरा घर किसी को रखने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मजबूत था। टीन की छत, लंबे बरामदे, बड़ी रसोई और एक कमरा जो कभी मेरे बेटे राघव का था, जब तक वह शहर काम करने नहीं चला गया। जैसे ही हम अंदर आए, घर की खालीपन की गंध सबसे पहले बाहर आई। वह गंध जो बंद दीवारों में ठहरे समय की होती है। लुपिता की नज़र तुरंत मेरी बिल्ली पर गई, फारोफा, जो कुशन पर ऐसे लेटी थी जैसे कोई थका हुआ जज हो। इसका नाम क्या है? फारोफा, अजीब नाम है। 15 साल से मैं भी यही सोच रहा हूँ। इस बार वह हल्का सा हंसी। मैंने कात्यायनी को पीछे वाला कमरा दे दिया। उसने लुपिता को बिस्तर पर लिटाया और जो सांस उस बच्ची ने गद्दे में धंसते हुए छोड़ी, वह आवाज आज भी याद है,
जैसे किसी ने आखिरकार अपना बोझ जमीन पर रख दिया हो। मैंने दाल चावल और थोड़ा सूखा मांस गर्म किया। कात्यायनी मदद करना चाहती थी। मैंने कहा जरूरत नहीं। फिर भी वह आ गई, लकड़ी का चम्मच उठाया और ऐसे चलाने लगी जैसे जिंदगी भर रसोई में ही दुनिया संभाली हो। मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि घर की आवाज बदलने लगी। उसी रात लुपिता को तेज बुखार हो गया। आधी रात को मैंने उसे उसकी माँ की गोद में दबते हुए पाया। मैंने जो थोड़ी बहुत दवा दी थी, ठंडी पट्टियां रखी और कोने में बैठा रहा, जबकि दीगो बिस्तर के पास जमीन पर सोया था, जैसे अपने शरीर से ही बहन की रक्षा कर रहा हूँ। सुबह होते ही मैं रुका नहीं। हम पास के कस्बे के छोटे क्लिनिक गए। घंटों इंतजार के बाद डॉक्टर ने वही बताया जिसका डर था, दमा वाली ब्रोंकाइटिस, जो धूल, गर्मी और खुले में रहने से बढ़ गई थी। मैंने इनहेलर, सिरप और दवाइयाँ खरीदी। कात्यायनी रोई, लेकिन सिर्फ तब जब मैंने उसे दवाइयों का थैला दिया। मैं सब चुका दूंगी, उसने कहा। मुझे पता है, मैंने जवाब दिया, क्योंकि असली बात पैसे नहीं थी, बल्कि उसकी वह गरिमा थी जो उसे यह कहने की ताकत दे रही थी। आने वाले दिन अपने आप ठीक होते गए। कात्यायनी ने बिना पूछे छोटा सा बगीचा बना दिया। दीगो मेरे पुराने मजदूर जोशो के साथ काम करने लगा। लुपिता ठीक होने लगी, फिर से सवाल पूछने लगी, मुर्गियों के पीछे भागने लगी और फारोफा ने से ऐसे बात करती जैसे वह कोई बदतमीज इंसान हो। और एक दिन बिना किसी वजह के मैंने खुद को मुस्कुराते हुए पाया। उसकी हंसी सुनकर तभी मुझे समझ आया, यह खेत अब सिर्फ लोगों से नहीं भरा था, यह जिंदगी से भरा गया था। 1 महीने बाद बच्चों का पिता आया, पुरानी गाड़ी में, दुबला थका हुआ, चेहरे पर शर्म लिए। उसने कहा कि वह कर्ज और डर से भाग गया था और अब वापस आना चाहता है। जवाब देना मेरा काम नहीं था। मैं रसोई में गया, कात्यायनी को बताया और खुद को अलग कर लिया। मैं बरामदे में दीगो के साथ इंतजार करता रहा। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर माँ जाना चाहे तो? मैंने उसकी तरफ देखा। तो वह जाएंगी, लेकिन यह घर हमेशा उनका रहेगा। अगर कभी लौटना चाहे। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना कंधा मेरे हाथ से लगा दिया। छोटा सा इशारा, लेकिन उसमें पूरा भरोसा था। वह आदमी शाम से पहले चला गया और मैं, कात्यायनी बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे। वह वापस आना चाहता था, उसने कहा। मैंने कुछ नहीं पूछा। और तुम? उसने घर के दरवाजे की तरफ देखा, जहां लकड़ी की पट्टी पर लिखा था, नई उम्मीद का घर। गिरी हुई मिट्टी को उसी जगह फिर से खड़ा नहीं किया जाता, उससे कुछ नया बनाया जाता है, लेकिन इस बार मजबूत नींव पर। 1 हफ्ते बाद लुपिता ने गर्व से मुझे अपना पूरा नाम लिखकर दिखाया, गुड़िया कुमारी। अक्षर बड़े टेढ़े मेढ़े लेकिन खूबसूरत थे। दीगो का 10वां जन्मदिन आया और मैंने उसे एक छोटा घोड़ा दिया। मेरा बेटा भी एक दिन आया और जाते वक्त मुझे पहले से ज्यादा कसकर गले लगाया। अब आप अकेले नहीं लगते पिताजी, उसने कहा। वह सही था। मुझे नहीं पता कब सब बदल गया। कोई बड़ा पल नहीं था, कोई चमत्कार नहीं, बस सुबह की चाय, हरी सब्जियां, बर्तन की आवाज, बच्चों की बातें और कात्यायनी का उस कुर्सी पर बैठना जो कभी माधवी की थी, बिना दर्द के, क्योंकि माधवी अब सिर्फ कमी में नहीं थी, बल्कि हर उस अच्छी चीज में थी जो इस घर में फिर से होने लगी थी। कई महीनों बाद एक शाम हम दोनों बरामदे में बैठे थे। बच्चे खेल रहे थे, बिल्ली सो रही थी और घर फिर से घर जैसा लग रहा था। मैंने कहा, तुम जानती हो उस दिन रास्ते पर मैंने क्या सोचा था? क्या? कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और अब मैंने चारों तरफ देखा, आंगन, रसोई, घोड़ा, बच्चों की आवाजें। अब लगता है तुम लोगों ने मुझे बचाया। वह कुछ देर चुप रही, फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया कसकर, बिना बड़े वादों के, लेकिन बिना किसी शक के। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, थकान थी, निशान थे, लेकिन शांति भी थी। और शायद वही सबसे सच्ची शुरुआत होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।